नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी पर। अपनी किताब राग दरबारी के लिए पहचाने जाने वाले श्रीलाल शुक्ल जी ने कुल 25 किताबें लिखी थीं, मगर राग दरबारी के साथ जो मुकाम शुक्ल जी ने पाया वो साहित्य में कम ही लोगों को मिला है। इस व्यंग्य उपन्यास में ग्रामीण भारत और सरकारी तंत्र का जो खाका श्रीलाल शुक्ल जी ने खींचा है, उसकी बराबरी कोई और उपन्यास नहीं कर सकता। खुद श्रीलाल शुक्ल भी इस बात से सहमत हैं और उनका कहना था कि राग दरबारी ने उनकी दूसरी रचनाओं को दबा दिया। उनकी कई किताबें चर्चा नहीं पा सकी जितनी राग दरबारी को मिली। राग दरबारी के व्यंग्य आज के समय में भी उतने ही खरे और चोट करने वाले हैं। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की भी प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। उनकी अन्य रचनाओं में यह रचना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से लेकर अंत तक कई सोद्देश्य व्यंग्य किए गए हैं। हिंदी का यह पहला बृहत उपन्यास है राग दरबारी, जिसका लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और 1967 में समाप्त हुआ। 68 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस रचना पर श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों ने सराहना दी और लोगों के बीच यह कृति और भी लोकप्रिय हो गई। इस कृति के एक पात्र हैं वैद्य जी। वैद्य जी गांव की राजनीति के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज में प्रबंधक हैं। रूपन बाबू वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता हैं। रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में रहे हैं, उसी कॉलेज में जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। रूपन सक्रिय रूप से सभी गांवों की राजनीति में शामिल हैं और गांव समुदाय द्वारा उनके शानदार व्यवहार के लिए सम्मानित किया जाता है। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। बद्री अग्रवाल रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखते हैं। अपने आश्रय की देखभाल करते हैं। रंगनाथ इतिहास में एमए हैं। रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। वह लगभग 5-6 महीने की छुट्टी पर शिवपालगंज आए हैं। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर बद्री अग्रवाल के एक राजनीतिक सक्रिय सहयोगी हैं। वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में वह लगातार सहभागिता देते हैं। प्रिंसिपल साहब, जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहब, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश भरा है। जोगनाथ स्थानीय गुंडे हैं, लगभग हमेशा नशे में रहते हैं और एक साथ कई कार्य करना उनकी विशेषता है। अनूठी भाषा बोलते हैं
और एक अन्य पात्र है शनिचर, जिसका असली नाम मंगलदास है, लेकिन उसे लोग शनिचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान नेता बनाया गया। लंगड़ वह व्यक्ति है जो आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। गांव पर थोपी गई नैतिकता की असलियत का जो पर्दा श्रीलाल शुक्ल ने उठाया है, उसके पीछे झांका तो सभी ने था, लेकिन कोई भी सच कहने का साहस नहीं कर सका था। महिलाओं के बराबरी पर आने के प्रयास में पहला हमला उसके चरित्र पर ही किया जाता है और अपनी लोलुपता में सब नैतिकतावादी उस पर भरोसा करके मानस मैथुन करते रहते हैं। उपन्यास में एक प्रसंग है, दिल लगी मत करो, गंभीर बात को हंसी में मत उड़ाओ, हम रसिकों को रेत में न खिचेड़ो, चोला छोड़ेगी तो अपने पति के संग ही, उसके पहले नहीं मरेगी। औरत बड़ी सख्त जान होती है, सती भी कहाँ होना चाहती है, वो तो धर्म कर्म का कोड़ा पड़ता है, नहीं तो। वैद्य जी रुआंसे होकर बोले, अजी अब कहाँ धर्म कर्म, सती धर्म की तो ऐसी तैसी हो गई, पति मरते ही रोजगार को भागती है। कुसहर ने कहा, चुप हो जाओ वैद्य जी, हाँ खुद ही तो कहते हो कि रांडे रोती नहीं और तुम खुद पुरानी रांडों की तरह रो रहे हो। बुलाओ अपने शनिचर फटीचर को। बड़ा गंजा बना फिरता था, साले की कमर पर लात मारकर बेला शिवपालगंज की प्रधान बन गई। सपने में भी ऐसा सोचा था? यह बुरा समय देखने को ही तुम उम्र का सैकड़ा पार कर गए। प्रभु माया वैद्य जी कराहे, लड़की कभी गली में नहीं निकली थी। कुसहर हंसा। वैद्य जी, हाँ, रुपन और रंगनाथ छतों छतों पर ही आकर रस चूस लिए। वैद्य जी, सच्ची बात बताऊं, नंगा आदमी नंगई पर खुल्लम खुल्ला आ गया है। बेला को खूंटे से छुड़ाकर क्या कर ले गया, पूरा सत निचोड़ कर पी रहा है। आगे बढ़कर बोला, बेला प्रधानी हथियाले, संभाल मैं लूँगा, जैसे तुझे संभाल लिया। ग्राम्य जीवन पर जो भी उपन्यास और कहानियाँ लिखी गई हैं, उनमें राग दरबारी सर्वाधिक यथार्थवादी उपन्यास है और उसे उसी तरह का महत्व हासिल है जो कि गोदान और मैला आंचल को है, पर इसमें व्यंग्य इसके गेटअप को ज़्यादा चमक देता है और ज़्यादा पठनीय बनाता है, इसके आकर्षण को भी बढ़ाता है। उनके व्यंग्य की तुलना केवल पाकिस्तान के उर्दू लेखक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से ही हो सकती है, पर यूसुफ़ी के पास भी कथानक की कमी होती है। शुक्ल जी की विशेषता यह है कि राग दरबारी अपने आप में एक स्वतंत्र उपन्यास है जो व्यंग्य में ऐसे डूबा है जैसे कि चाशनी में जलेबी डूबी रहती है, तथा अपनी मिठास के बावजूद एक अलग शक्ल और रंग रूप से अपनी पहचान रखती है। यदि दोनों की तुलना की जाए तो हम कह सकते हैं कि श्रीलाल जी जलेबी बनाते हैं जिसके लिए चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। राग दरबारी आज़ादी के बाद स्थापित हुई व्यवस्था में ग्राम्य जीवन की समीक्षा है। 1947 के बाद उत्तर भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को एक उपन्यास में समेटकर रख देना व पूरे उपन्यास में व्यंग्य की धार को सतत बनाए रखना बहुत कौतुकपूर्ण लगता है। एक दृश्य है, ऐसे भूखमरे वातावरण में अखाड़े क्या खाकर खिलाकर चलते। कुछ वर्ष पहले गांव के लड़के कसरत और कुश्ती से चूर चूर होकर लौटते तो कम से कम उन्हें भिगोए हुए चने और मट्ठे का सहारा था। अब वह सहारा भी टूटने लगा था और इस प्रकार के कई तथ्य मिलकर
कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर रहे थे कि गांव में निकम्मा बन जाने के सिवाय और दूसरा कार्यक्रम ही नहीं था। वे फटे पुराने पर रंगीन पतलूनों पायजामों के सहारे अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर और सीने पर गोश्त हो या ना हो सीने के अंदर सायरा बानू के साथ सोने का अरमान भरकर गली कूचों में पान की पीक फैलाते हुए निरुद्देश्य घुमा करते थे। उनमें से बहुत से कभी कभी खेतों, कारखानों और जेलों की चक्कर भी लगा आते थे। जो वहाँ जाते हुए हिचकते थे वे स्थानीय कॉलेजों में बांगड़ूपन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। ये कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। ये कॉलेज सिर्फ जमाने के फैशन के हिसाब से बिना आगा पीछा सोचे हुए चलाए जा रहे थे और यह निश्चय था कि वहाँ पढ़ने वाले अपनी रियाया वाली हैसियत छोड़कर कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे और ऊंची नौकरियों और व्यवसाय जिनके हाथ में हैं उनके एकाधिकार को इन कॉलेजों से कोई खतरा पैदा नहीं होगा। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ा है। इसके संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। राग दरबारी की कथा भूमि एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। राग दरबारी की सबसे सशक्त चीज़ उसकी भाषा है। उससे हिंदी की आंतरिक सामर्थ्य का एक और रूप उजागर होता है। जहाँ तक कथ्य की बात है तो उसमें अनेक कमियां भी हैं। जैसे इस कथन का सामान्यकरण सही नहीं कहा जा सकता है। औरतें चिचिया रही थीं, जिससे अगर कोई आकाशवाणी वाला सुन लेता तो कहता कि लोकगीत गाया जा रहा है। राग दरबारी अगर नहीं लिखा जाता तो कई पीढ़ियों को शहर की सड़कें छोड़ने के बाद हिंदुस्तानी देहात का जो महासागर शुरू होता है उसमें गोते लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती और वह कभी नहीं जान पाते कि राग दरबारी के माध्यम से ग्राम्य जीवन की सरलता और उसका महिमा मंडन के जो शिकार हैं हम उसकी वास्तविकता कभी भी नहीं समझ पाते। शिवपालगंज के आत्मविश्वास से भरे गंजों ने पूरे भारत के ग्रामीणों को स्वर दिया और एक अनूठा सिद्धांत स्थापित किया कि सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वक्ता और श्रोता दोनों एक दूसरे को मूर्ख मानकर चलते हैं। राग दरबारी में यह भी बताया जाता है कि अधिक अनउपजाऊ टाइप के विज्ञापनों की वॉल राइटिंग की निरर्थकता बहुत बाद में समझ आती है। राग दरबारी के गंजों ने उसे पहले ही समझ लिया था कि इस तरह के विज्ञापन सिर्फ गॉसिप के काम आ सकते हैं। गंजों ने हमें ज्ञान दिया कि ऐसे विज्ञापनों में छपे हिष्टपुष्ट शरीर वाले मर्द को रसूखदार बद्री पहलवान ही समझा जाए और उसके साथ बनी सुघड़ कन्या के बारे में विचार देने के लिए पूरा गांव स्वतंत्र है।
राग दरबारी में छंगामल माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से यह बतलाया जाता है कि अगर इतिहास के मास्टर खन्ना जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो यह हमारी गौरवशाली परंपरा है और हम आज भी अपने कई ग्रामीण विद्यालयों में इसे पा सकते हैं। किसी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ही कितना दिक्कत तलब काम है यह हमें पता करना है तो छंगामल विद्यालय के प्रिंसिपल और क्लर्क की बातें सुन लें। हम कैसे जान पाते हैं कि राजनीतिक रसूख वाले किसी वैद्य जी को अगर किसी स्कूल का क्लर्क चाचा कहता है तो प्रिंसिपल इस बात से मन महसूस कर रह जाता है कि वह उन्हें बाप नहीं कह सकता। और भारतीय ग्रामीण प्रतिभा से हमारी शहरी पीढ़ी को यह ज्ञान मिलता है कि हर चिड़ीमार को मौके बेमौके सलाम करते रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन काम आ जाए, क्योंकि कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता नहीं है। वैद्य जी हैं तो हमारे मुल्क में बहुत सारे मौजूद हैं इनके जैसे पात्र। अगर राग दरबारी नहीं होता तो वैद्य जी के कृतित्व की ऊंचाइयों और व्यक्तित्व की गहराइयों का वर्णन भी हमें नहीं मिलता। आज भी भारत के सार्वजनिक शौचालयों में लगे गुप्त रोग के इलाज के विज्ञापन देखकर यह एहसास होता है कि वैद्य जी पहले ही बता गए थे कि ब्रह्मचर्य का नाश ही सब रोगों का मूल है। अगर राग दरबारी ने वैद्य जी के किरदार को नहीं गढ़ा होता तो भ्रष्टाचार को नैतिक आभा कैसे मिलती। कई बार यह सीखना मुश्किल होता कि कोई सरकारी यूनियन ऐसी नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। लोग यह नहीं समझ पाते कि ईमानदारी वाली बेईमानी राजनीति के अखबारी किस्सों पर निर्भर है। राग दरबारी के रुप्पन बाबू ने ही बहुत पहले यह सिखलाया कि सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है सबको दयनीय समझो, सबका काम करो और सबसे काम लो। किसी भी वाद और विचार से मुक्त रहकर रुप्पन बाबू पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदारों से सामान खरीदते नहीं थे, ग्रहण करते थे। शोषण का प्रतीक इक्के वाले भी उन्हें शहर पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। राजनीति में परिवारवाद पर सर खपाने के बजाय हम राग दरबारी के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं कि नेता पैदाइशी होते हैं। रुप्पन बाबू नेता थे क्योंकि उनके बाप वैद्य जी भी नेता थे। शिवपालगंज के लंगड़ से हम जान सकते हैं कि सरकारी दफ्तर में दी जाने वाली दरख्वास्तों की जान चीटी जैसी होती है जिसे कोई भी ले सकता है। यह हम जानते, लेकिन इसकी ऐसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं हुई होती। लंगड़ ने हमें यह सिखाया कि आम आदमी की दरख्वास्त खारिज हो जाना उसकी नियति है और हमें ज़्यादा टिल टाई करने के बजाय अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त और दुनिया बदलने के सपने से लैस रंगनाथ जैसे युवा कैसे और क्यों अपने हालात से मुंह मोड़ लेते हैं और पलायन का संगीत अपना लेते हैं, यह भी हमें राग दरबारी बतलाता है। राग दरबारी की लोकप्रियता और उस लोकप्रियता का इतने सालों तक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि अच्छी पुस्तकों को किसी आलोचक या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। राग दरबारी को जो पुरस्कार मिले भी हैं वह उसके लिए छोटे ही हैं। कई बार हम यह देखते हैं कि लेखक किसी एक रचना के माध्यम से ही अपने पाठकों में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस रचना से हम जानते हैं कि आमतौर पर अफसरों को लेखक की तरह प्रतिष्ठित होने में सामान्य लेखक से अधिक श्रम लगता है, क्योंकि आजकल टुच्चे किस्म के लालची चारण वृत्ति के चापलूस आलोचक अफसरों की रचनाओं का ऐसा महिमा मंडन करने लगे हैं कि आम पाठकों को उबकाई आने लगती है। इसलिए आम पाठक अफसरों की रचनाओं को प्रथम दृष्टया गंभीरता से नहीं लेते। बहुत सारे अफसरों को तो अच्छी रचनाओं के बावजूद
अपनी पहचान बनाने में इसी कारण कठिनाई होती है। पर श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास उन्हें गढ़ता है। जिसने भी इसे पढ़ा वह इसके कथ्य और प्रस्तुतिकरण के कारण उनकी सराहना करता है। राग दरबारी की प्रतियां कितनी ज़्यादा बिकी हैं यह हम सभी जानते हैं। राग दरबारी को इस मायने में क्रांतिकारी उपन्यास भी माना जाता है क्योंकि वह पूरी व्यवस्था के प्रति गहरी घृणा बोता है। पूरे उपन्यास में कहीं भी आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती। लेखक को गांव, व्यवस्था, लोगों के चरित्र आदि किसी में भरोसा नहीं है। अब गांव में पाखंड, ढोंग, विसंगति, कामचोरी, काइयापन, आलस्य, हरामखोरी, गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। लेखक कहते हैं जिसकी भी पूंछ उठाता है वही मादा निकलता है। धूमिल की यह पंक्तियाँ यहाँ सार्थक हो जाती हैं। राग दरबारी पढ़ने के बाद गांव और देश का गुण गाने वाले गीत तक हास्यास्पद लगने लगते हैं। आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है जैसी कविताएं बचकानी लगने लगती हैं। आज पाठक अपना और समाज की व्यवस्था को देखकर हंसता है। अपनी इस समाज की व्यवस्था पर वह हंसता है और अपनी निरीहता को कोसता है। व्यवस्था के बदलाव में वह एक बेचैनी को अनुभव करता है। धन्यवाद।